नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के उद्देश्य और उसका महत्व। प्रबंध के उद्देश्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी उनकी 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि उद्देश्य क्या चीज़ है। उद्देश्य वो अंतिम बिंदु होते हैं जहाँ तक हमें पहुँचना होता है। मतलब हम कोई व्यवसाय शुरू करते हैं और उस व्यवसाय का अपना एक उद्देश्य होगा। मुख्य रूप से व्यवसाय का उद्देश्य तो सदा से ही लाभ कमाना रहा है, तो मेन उद्देश्य व्यवसाय का हमेशा लाभ कमाना ही होता है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसे उद्देश्य होते हैं जो उसे और भी उद्देश्य, मतलब लाभ कमाने के अलावा और भी उद्देश्य होते हैं जो उसे पूरे करने होते हैं। तो उद्देश्यों का अर्थ तो यही है कि जो भी हमने अपने गोल्स यानी कि उद्देश्य या जहाँ तक हमें पहुँचना है वो स्थान हमने निर्धारित किया हुआ, यानी जो हमारा अंतिम बिंदु है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास, बहुत सारी क्रियाएं करनी होती हैं। तो उन सब को ही मिलाकर किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य बनता है और वही हमारे प्रबंध के उद्देश्य होते हैं। प्रबंध के उद्देश्यों में पहला उद्देश्य है संगठनात्मक उद्देश्य। ये उद्देश्य पहला उद्देश्य है हमारा। इसका अर्थ ये होता है जो प्रबंध होता है वो अपने संगठन के लिए भी कार्य करता है, यानी अपने व्यवसाय के लिए कार्य करता है। तो उस व्यवसाय के अंतर्गत जो भी उद्देश्य निर्धारित किया गया है उसको पूरा करना। अब संगठनात्मक कैसे है कि इस व्यवसाय यानी इस संगठन से संबंधित जो भी व्यक्ति हों, चाहे वो संस्था का स्वामी हो या उसमें सम्मिलित कर्मचारी हो या उससे संबंधित ग्राहक हो या फिर सरकार हो या इसके अलावा और भी कोई हो जो उस संगठन के अंदर अपना हित रखता हो, तो उन सब के लिए, उन सब को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लेना प्रबंध का उद्देश्य होता है, यानी ये संगठनात्मक उद्देश्य है। इसके अंतर्गत व्यवसाय का जो आर्थिक उद्देश्य है वो भी पूरा होता है। उसका अर्थ ये हुआ कि जब भी कोई प्रबंधन के अंतर्गत जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा तो उसमें इन सबके हितों का ध्यान रखा जाएगा और इन सब हितों का ध्यान आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करते हुए रखा जा सकता है। आर्थिक उद्देश्य क्या होते हैं? आर्थिक उद्देश्यों को भी हमने 3 अलग अलग भागों में बांट दिया है। आर्थिक उद्देश्यों के अंतर्गत पहला उद्देश्य आता है हमारा जीवित रहना, यानी कि सर्वाइवल। कोई भी व्यवसाय है, वो जो व्यवसाय शुरू किया जाता है तो वो लंबे समय तक चलाने के लिए उसको शुरुआत की जाती है, यानी वो लंबे समय तक जीवित रहना चाहिए। कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से स्थापित नहीं करना चाहिए कि हमें उसमें आगे 1-2 साल के बाद काम नहीं करना, यानी उसको लॉन्ग टर्म तक ले जाना चाहिए। तो इसके लिए प्रबंध को इस तरह से अपने निर्णय लेने पड़ेंगे कि उन निर्णयों का प्रभाव सकारात्मक रहे, नकारात्मक ना हो, और जो व्यवसाय है वो लंबे समय तक भी चलता रहे। दूसरा है इसके अंतर्गत लाभ, यानी कि प्रॉफिट, और जो प्रबंध होगा उसके निर्णय पर ही आधारित होगा व्यवसाय को कितना लाभ होता है। तो प्रबंध कोई सोच समझ के ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए कि व्यवसाय का लाभ अधिकतम हो और उसे हानि कम से कम हो या ना हो। तीसरा होता है विकास। विकास यानी कि व्यवसाय को आगे बढ़ाना, उसको और बड़े पैमाने पर ले जाना, यानी व्यवसाय का विकास करना। इसके अंतर्गत प्रबंध ये सुनिश्चित करेगा कि वो जो निर्णय लेने जा रहा है या जो उसने निर्णय लिए हैं उनका प्रभाव इस तरह से पड़े कि व्यवसाय की ख्याति बढ़े, व्यवसाय का विकास हो, व्यवसाय का पैमाना बढ़े। ना कि वो ऐसे निर्णय ले जिससे कि व्यवसाय को नुकसान हो या व्यवसाय की इमेज मार्केट के अंदर ख़राब हो। इस तरह के निर्णय उसको नहीं लेने चाहिए। अगर वो अच्छे निर्णय लेगा, सकारात्मक निर्णय लेगा, तो उसका प्रभाव व्यवसाय को भी सकारात्मक होगा और व्यवसाय आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। तो ये था पहला व्यवसाय का संगठनात्मक उद्देश्य। अब उसके बाद आता है व्यवसाय का दूसरा उद्देश्य, जिसको हम कहते हैं व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य तो ये नाम से स्पष्ट है, यानी जो समाज के लिए किया जाए। इसका मतलब हुआ कि प्रबंध की वो क्रियाएं जिसका प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता हो। तो प्रबंध जो है एक व्यवसाय के अंतर्गत की जाने वाली क्रिया है, और जिस तरह से व्यवसाय का उद्देश्य होता है सामाजिक उद्देश्य, ठीक उसी तरह से प्रबंध का उद्देश्य भी होगा कि वो समाज के हित में भी कोई काम करें। कोई भी प्रबंधन है उसको निर्णय जब लेने हैं तो उसे ये भी देखना पड़ेगा कि उसके निर्णय का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी के अनुसार उसके उद्देश्य तय होंगे।
इसके प्रबंध के जो उद्देश्य होते हैं उसमें ये एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि स्वास्थ्य के लिए, यानी समाज के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था की जाए, समाज की सुरक्षा के लिए या वस्तु के मूल्य नियंत्रण के लिए निर्णय लिया जाए। प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य के अंदर और भी कई प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि रोजगार उपलब्ध कराना समाज के लिए, वातावरण को दूषित होने से बचाना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, समय समय पर समाज के लिए दान देना ताकि समाज में अस्पताल स्कूल की स्थापना की जा सके, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना, ये सब व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य के साथ साथ प्रबंध के भी सामाजिक उद्देश्य बनते हैं। और तीसरा इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य मतलब यहाँ एक व्यक्ति का व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब व्यक्ति से संबंधित, यानी वो व्यक्ति जो व्यवसाय के अंदर कार्यरत हैं, जैसे कि व्यवसाय के कर्मचारी वर्ग कंपनी का सबसे विवेकशील और संवेदनशील संसाधन होता है, क्योंकि वो व्यवसाय के काम को समझता है और उसी में वो लगा रहता है। इस कारण से उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रबंध को कर्मचारियों की भावनाओं का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। यदि कर्मचारियों को संतुष्ट कर दिया जाएगा तो कंपनी की बढ़ोतरी बड़े पैमाने पर होगी। कर्मचारियों के प्रति जो प्रबंध होता है उसके उद्देश्य बनते हैं कि वह उन्हें उचित पारिश्रमिक दे, अच्छा स्वच्छ वातावरण दे कार्य करने के लिए, और अगर हो सके तो लाभ में भी हिस्सेदारी प्रदान करें। तो ये हमने पढ़े व्यवसाय के उद्देश्य, यानी कि प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के उद्देश्यों के अंदर हमने 3 उद्देश्य पढ़े: संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। आइए अब देखते हैं प्रबंध का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का महत्व के संबंध में हम ये देख सकते हैं कि जैसे हम पहले देखते थे कि जो व्यवसाय का पैमाना होता था वो बहुत छोटा होता था, मतलब बहुत छोटे पैमाने पर व्यवसाय किया जाता था। तब जो एक व्यवसाय का स्वामी होता था वही सब चीज़ों को मैनेज कर लेता था और सब अपने हिसाब से निर्णय ले लेता था। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे प्रतियोगिता बढ़ी और व्यवसाय का पैमाना बढ़ने लगा, तो उस व्यवसाय के पैमाने के बढ़ने के साथ साथ व्यवसाय के अंदर कार्य करने की जटिलताएं भी बढ़ गई, निर्णय लेने की जटिलताएं बढ़ गई। तब एक अकेला व्यक्ति ये सब निर्णय नहीं ले सकता, यानी एक व्यक्ति हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, तो उसे इन सब काम के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ी। तो हम देख सकते हैं अब हम कि जो प्रबंध का महत्व है वो इन्हीं कारणों से शुरू हुआ कि एक विशेषज्ञ प्रबंधक की हमें आवश्यकता महसूस होने लगी, इसलिए हमने प्रबंध को स्थापित किया और प्रबंध को अपनाया और एक विशेषज्ञ को अपनी संस्था में, अपने व्यवसाय में प्रबंधक के रूप में जगह दी। और जो प्रबंध है वो कुछ तत्वों पर निर्भर करता है जो उसके महत्व को स्पष्ट करते हैं। उसमें पहला तत्व है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। कोई भी व्यवसाय होता है, जब व्यवसाय की स्थापना की जाती है तो उसका उद्देश्य पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि ये किस कार्य के लिए व्यवसाय स्थापित किया गया है। तो प्रबंध एक ऐसा माध्यम या शक्ति बनती है जो उन उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सके या प्राप्त करने में सहायता कर सके। प्रबंधक का काम होता है कि अपने ज्ञान से, अपने चातुर्य से प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, यानी व्यवसाय ने प्रबंधकों के लिए, प्रबंध के लिए जो उद्देश्य निर्धारित करें उन्हें प्राप्त करने का कार्य प्रबंधक का होता है। वो उसके लिए योजनाएं बनाते हैं, अलग अलग व्यक्तियों को कार्यभार सौंपते हैं, किए गए कार्य का मूल्यांकन करते हैं, यानी हर तरह से वो कार्य कर कर व्यवसाय के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। दूसरा है उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। प्रबंध एक ऐसी शक्ति के रूप में उजागर हो रहा है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करके उनका अनुकूलतम उपयोग करती है। जो प्रबंधक होता है वही कंपनी में मौजूद या व्यवसाय के अंदर मौजूद अलग अलग संसाधनों को आपस में
इकट्ठा करके उनमें समन्वय स्थापित करवाता है, यानी कि उनमें तालमेल बिठाता है और उनसे कार्य करवाता है, ताकि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका पूर्ण, कुशल और आदर्श प्रयोग किया जा सके और व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सके, उसके पैमाने को आगे बढ़ाया जा सके, उसको आगे विकसित किया जा सके। इसके बाद आता है प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करना। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, यानी कि प्रतियोगिता। जैसे जैसे व्यवसाय का पैमाना बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रतियोगिता का स्तर भी बढ़ता जाता है। पहले व्यवसाय अगर छोटे पैमाने पे किया जाता है तो प्रतियोगिता का स्तर सिर्फ स्थानीय क्षेत्र में ही सीमित हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो व्यवसाय का पैमाना है वो उसके आगे बढ़ने से, बड़ा होने से हमारा जो प्रतियोगिता का स्तर है वो स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचता है और राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें बहुत अधिक प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ वही कंपनी या संस्था या व्यवसाय बाजार में टिक सकता है जो अपने ग्राहकों को कम से कम मूल्य पर अच्छी से अच्छी क्वालिटी उपलब्ध कराए। तो ये कब संभव होगा? ये कुशल प्रबंधक के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है कि वो अपने ज्ञान, चातुर्य, कुशलता से इस बात को वास्तविकता में बदल दें। और यही सब कारण है कि हमें एक अच्छे प्रबंधक की आवश्यकता महसूस होती है। चौथा पॉइंट है बदलते वातावरण के साथ समन्वय सुनिश्चित करना। प्रबंधक का महत्व सिर्फ संस्था के अंदर नहीं है आजकल। अब जो प्रबंधक का महत्व है वो संस्था के अंदर ना रहकर, सीमित ना रहकर, संस्था के बाहर भी उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो बाह्य वातावरण है वो भी हमारी संस्था को प्रभावित करने लगा है। जहां हम देखते हैं कि जो एक और तो ये हो रहा है कि तकनीकी विशेषज्ञ नई नई उत्पादन विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दूसरी ओर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो विपणन के आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग करके आगे बढ़ना चाह रही हैं। तो इस तरह से क्या होता है, व्यवसाय के सामने ये सब बाह्य वातावरण में परिवर्तन होने के कारण प्रतियोगिता बढ़ जाती है, वातावरण बदलता है। तो उसके साथ प्रबंध को अपना तालमेल बिठाना होता है, समन्वय निश्चित करना होता है कि जैसे जैसे दूसरी कंपनी अपने आप को डेवलप कर रही है तो हमें भी उसके अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर बाह्य वातावरण से प्रभावित होने के बाद हम अपने आप को उस वातावरण के अनुसार नहीं बदलते हैं तो हम पिछड़ जाएंगे। तो एक कुशल प्रबंधक ये कार्य सही तरीके से कर सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इसमें, बड़े पैमाने के व्यवसाय का कुशल संचालन सुनिश्चित करना। बड़े पैमाने का उत्पादन के लाभों को देखते हुए आज इसे प्राथमिकता दी जाने लगी है। मतलब ये हुआ कि जब हम देखते हैं कि छोटे पैमाने व्यापार कर रहे हैं तो लाभ कम हो रहा है, लेकिन अगर हम वही व्यापार बड़े पैमाने पे करते हैं तो लाभ हमारा बढ़ जाता है। तो आजकल लोग, कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय करना चाहता है तो वही सोचता है कि लाभ की मात्रा अधिक हो, और लाभ की मात्रा अधिक करने के लिए हमें अपने व्यवसाय का पैमाना बढ़ाना पड़ेगा और बड़े पैमाने पर व्यवसाय करना पड़ेगा, तो हमारा लाभ भी बढ़ेगा। लेकिन बड़े पैमाने पर व्यवसाय करने में जोखिम भी बड़ा होगा। जब हम उत्पादन को बड़े पैमाने पर करते हैं तो हमें संसाधनों की भी बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त व्यवसाय को बहुत सारी जो वैधानिक औपचारिकताएं वो भी पूरी करनी पड़ती हैं। तो इन सब कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए और नियंत्रित तरीके से करने के लिए हमें प्रबंधक का होना आवश्यक होता है। तो कुशल प्रबंधक होता है वही इन सब कार्यों को बड़े आसानी से कर बड़े पैमाने व्यापार में भी लाभ उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद आता है उत्तम संगठन ढांचा तैयार करना। किसी भी संस्था की सफलता के लिए एक उचित और स्पष्ट संगठन ढांचे की आवश्यकता होती है। यानी अगर संस्था को आगे सफलता की ओर ले जाना है तो जो संस्था का ढांचा है वो
उचित यानी अच्छा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। सबको अपने कार्य पता होने चाहिए, किसको क्या कार्य करने हैं, संगठन में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, किस किस विभाग की आवश्यकता है, वो सब अच्छे किस्म के जो प्रबंधक होते हैं, कुशल प्रबंधक होते हैं, वो आसानी से उसको निर्धारित कर सकते हैं। जो उत्तम संगठन ढांचे का मतलब ये हुआ कि अधिकारियों और उनके अधीन कर्मचारियों के मध्य संबंधों को स्पष्ट करने से, मतलब अधिकारियों और जो कर्मचारी हैं उनके आपस में किस तरह के संबंध रहेंगे, एक अधिकारी के साथ कौन से व्यक्ति काम करेंगे, उनके का क्या क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व, मतलब हर चीज़ की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। सबको अपने काम पता होने चाहिए, सबको अपने अधिकार, सबको अपने दायित्व पता होने चाहिए। संगठन में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और समन्वय के साथ कार्य होना चाहिए। अगर प्रबंधक कुशल नहीं होगा तो वो ये तय नहीं कर पाएगा कि किससे क्या कार्य कराना, किसका क्या उत्तरदायित्व है, क्या कर्तव्य है, और इस कारण से एक व्यवसाय के अंदर असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी और व्यवसाय ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें कुशल प्रबंधक की आवश्यकता होती है जो इन सबको नियंत्रित कर सकें। सातवां है श्रमिकों और मालिकों में अच्छे संबंध स्थापित करना। व्यवसाय के अंदर जो श्रमिक लगे हुए हैं वो व्यवसाय के लिए कार्य करते हैं और व्यवसाय से कुछ उम्मीदें रखते हैं। अगर उन श्रमिकों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं की जाएंगी तो श्रमिक ठीक ढंग से कार्य नहीं करेगा। वहीं जो व्यवसाय के स्वामी हैं वो भी व्यवसाय से लाभ की उम्मीद रखते हैं और कर्मचारी से ये उम्मीद रखते हैं कि वो अच्छा काम करें और उनके लिए लाभ कमा कर दे। तो इन दोनों के बीच में प्रबंधक अपना कार्य करता है। प्रबंधक एक और स्वामियों को नियंत्रित करता है, दूसरी ओर कर्मचारियों को नियंत्रित करता है और इस ढंग से नियंत्रित करता है कि दोनों की जो मांगें हैं या दोनों की जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी होते रहे और व्यवसाय को लाभ भी होता रहे। ये कुशल प्रबंधक ही कर सकता है। धन्यवाद।